हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले दिनों से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। हमारा 3 चैप्टर के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज इसका लास्ट रहेगा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम एक एक करके एनसीईआरटी को एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो हमारा गलत नहीं जाए। आप सभी को हमारा चैनल पसंद आया होगा, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना कभी ना भूलें। आज हम सभ्यता के अंत का रहस्य जानेंगे। हमने ये पढ़ा था कि नगर नियोजन उनकी व्यवस्था कैसी थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी, लोथल जो बंदरगाह था वहाँ पर कैसे आयात निर्यात होता था, मन के बनाने की इमारत जो हमें लोथल में मिली है, मूर्ति हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से स्नानागार हमें वहाँ देखने को मिला है। इन सब चीज़ों को हम फुल डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। जिनको समझ में नहीं आई, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर पाएँ। आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने सभ्यता के देखा था कि कैसे सभ्यता की शुरुआत हुई, उसका कैसे वह उनकी व्यवस्था थी। आज हम जानेंगे कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, आखिर रहस्य क्या रहा होगा जब सभ्यता अंत रही होगी। उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। सभ्यता का अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कब मिलता है? 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, जहाँ वो रहते थे उन नगरों को छोड़ दिया। क्यों? लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन का काम उनका बंद हो गया, मोहर का जो काम करते थे वो बंद हो गया, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। क्यों हो गया? दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। जो दूर दूर से कच्चे माल जो वहाँ पर आयात करते थे, लाते थे, वह काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। शायद ये उनका रहस्य बता रहे हैं कि दूर दूर से जो उनके कच्चा माल आता था वो कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में जो सड़क बनी हुई थी वहाँ पर कचरे का ढेर हो गया था। वहाँ की जो व्यवस्था पानी की नाली की बनी हुई थी, जहाँ पानी की नाली ढकी हुई थी, वो जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई। कब हुआ ये? 39 साल पहले ये बदलाव हमको अचानक से देखने को मिले हैं कि लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। यह सब क्यों हुआ भाई? जो कम हो गया, जुगनुमा घर बनाए जाने लगे, उनकी जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, ये क्यों हो गई? लोगों ने नगरों में रहना क्यों छोड़ दिया? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद वहाँ नदियाँ सूख गई होंगी, इसलिए शायद वो नगरों को छोड़कर चले गए। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। भाई, या तो नदियाँ सूख गई होंगी या फिर जंगलों का विनाश हो गया। इस कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। जब ईंट पकाते थे वो लोग तो उन्हें ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब जंगलों का ही विनाश हो गए तो वहाँ ईंट कैसे पकाई जा सकती थी? इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से
चारागाह, घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए। अगर उनके मैदान समाप्त हो गए, नदियाँ सूख गई तो उनके घास वाले जो मैदान थे वह घास नहीं उगी, क्योंकि पानी होगा तभी तो घास होगी। पानी नहीं होगा, नदियाँ सूख गई तो वहाँ पर घास नहीं था। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये कारण भी उनके पूर्णतः अंत को नहीं दर्शाते कि यही कारण हुआ होगा। अन्यथा भी तो कारण हो सकता था, क्योंकि पहले जो उन्होंने बताया तब कहा था कि नदियाँ सूख गई तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन इनकी तो नष्ट हो गई है, तो हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि शायद वो नदियाँ सूख गई इसलिए सभ्यता का नष्ट हुआ होगा, जंगलों का विनाश हो गया ये तब हो गया होगा। ये अपने आप में स्पष्ट आंसर नहीं है। विद्वानों ने इसे पूर्णतः सही नहीं माना। सभी नगरों का अंत कैसे हो गया? क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। भाई कुछ इलाकों में बाढ़ और नदियाँ सूख गई तो दूसरे बाढ़ आई कुछ नगरों में, तो वहाँ के लोग दूसरे नगरों में रह सकते थे, या फिर नदियाँ सूख गई तो इसका असर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। क्यों उजड़ गई? वहाँ पर जो बाढ़ का असर आया तब वहाँ की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। क्यों बस गए? क्योंकि सिंध और पंजाब, वहाँ पर पानी का बहाव तेज होने से, बाढ़ आ जाने से वहाँ के लोग यहाँ छोटी बस्तियाँ कहाँ, पूर्व और दक्षिण में छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद, कब? 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। कब हुआ? नगरों का विकास कब हुआ? 1400 साल बाद। इसकी फुल डिटेल अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1400 साल बाद जब नगरों का विकास हुआ तो वहाँ पर कैसे क्या हुआ, ये वाली हम नेक्स्ट जो चैप्टर 5 पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अन्यथा ये हम अपने मैप में देखेंगे कि नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। कहाँ का? नील नदी के पास भी मिस्र सभ्यता वहाँ पर विकसित हुई थी, तो वहाँ का अधिकांश भाग कौन सा है? रेगिस्तान है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजते थे। क्या कहा इसने? कब? 5000 साल पहले। कौन? मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए क्या करते थे? ये अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड आकार के इन्होंने क्या बनाए? मकबरे बनाए। ये देखो, पिरामिड आकार के मकबरे बनाए। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जब राजाएं का उनके शव को यहाँ पर राजा के शव होते थे, राजा होते थे, वो मर जाते थे, उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों के नीचे दफनाया जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता था। मम्मी क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है।
उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। जो भी ज़रूरत का सामान था वो चीज़ें इस पिरामिड के शव के साथ वहाँ पर दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। राजा होता था, उसके शवों को उन चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। शायद वो ऐसे सोचते होंगे कि आगे जाकर भी इन चीज़ों की उनको आवश्यकता होगी, तो ऐसा कुछ जो कल्पना करके या कुछ सामाजिक कुरीतियों की वजह से वो सामान भी उनके साथ दफनाते थे, सेवक सेविकाएं भी उनके साथ दफनाते थे। दुनिया के इतिहास में शवों को दफना की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या किया जाता था? सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण ये तिथियां हैं, ये इसमें क्वेश्चन में आ सकती है, जिसमें या तो 4 ऑप्शन दे के पूछेगा क्या सही है या क्या गलत है। मेहरनगढ़ के में कपास की खेती 7000 साल पहले हुई थी। कपास की खेती कहाँ हुई थी? मेहरनगढ़ में। कब हुई थी? 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था? 4700 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ था? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कब हुई थी? 3900 साल पहले। कब हुई थी? 3900 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 साल पहले। हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 3900 साल पहले। और नगरों का आरंभ कब हुआ था? 4700 साल पहले। और मेहरनगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी? 7000 साल पहले। आज हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हमने फुल चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन यही बुक में से पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी समरी हमें देख लेना चाहिए। अब हमने 3 वीडियो बनाए थे, उसमें से जो टॉपिक हैं उनको एक बार फटाफट समरी देखकर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से शुरुआत हुआ था। यहाँ देखा था हमने आरंभिक नगर, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, वहाँ देखा था आरंभिक नगर कि लोग कैसे, जो लोग रहते थे उनके नगर कैसे थे। फिर हमने यहाँ पे हड़प्पा की कहानी देखी कि हड़प्पा के लोग कैसे रहते थे, उनकी इमारतें कैसे थी, कब उन्हें ईंटें प्राप्त हुई। पहले जब वो रेल पटरी बना रहे थे तब उन्होंने ईंटों को निकाल लिया, लेकिन उस टाइम पुरातत्व विभागों वालों ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब 80 साल पहले लगभग दोबारा से पुरातत्वविदों ने वहाँ पर देखा कि इतनी सारी ईंटें आखिर आ कहाँ से रही है, तब वहाँ खोज की गई तो देखा गया वहाँ पर कुछ ना कुछ सभ्यता थी कि कुछ नगर यहाँ पे रहे होंगे जिनकी इमारतें वहाँ बनी हुई थी। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचे, उस चीज़ को देखा, तब तक वो आधी खंडर हो चुकी थी, क्योंकि पहले जब रेल लाइन के लिए पटरी ली गई थी तब वहाँ से ईंट निकाल लेने से उनकी जो हड़प्पा वाले लोगों की थी वो इमारत बन गई थी। तब इसको नाम हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। ये 2 पार्टों में विभक्त थी, उपला और निचला, ऊंचा वाला स्थान और निचला स्थान 2 भागों में विभक्त थी। अब है कि इन नगरों की विशेषता क्या रही होगी। भाई हड़प्पा जो नगर हमें मिले थे उनकी
हड़प्पा जो नगर हमें प्राप्त हुए थे वो कैसे थे। तो हमने पढ़ा था कि एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था, और इन्हें क्या कहा जाता था, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व विभागों ने क्या कहा, ऊंचाई वाले को नगर दुर्ग कहा था, और निचला वाला जो नगर था, निचले हिस्से का जो था वो उन्होंने क्या कहा था, निचला दुर्ग कहा था। ये दो भागों में बटी हुई थी। अभी हमने पढ़ी वहाँ की दीवारें, ईंटें जो निकाली गई थी वो बहुत ही मजबूत थी, अच्छी तरह से पकाई गई थी। ये वाली चीज़ें हमने पढ़ी। और मोहनजोदड़ो में स्नानागार हमें प्राप्त होता है। उसकी दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, और पानी का रिसाव नहीं हो इसके लिए उन्होंने प्लास्टर और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये मोहनजोदड़ो पर हमें मिली थी। ये वाली सभ्यता सिंधु सभ्यता, गोरीवाली, राखीगढ़ी और ये कालीबंगा, चहुंदड़ो, धोलावीरा, सुतकोतड़ा, ये गुजरात की तरफ, लोथल यहाँ बंदरगाह मिला था, ये सोतकुंड या पाकिस्तान में। ये वाली चीज़ें हमने पिछले वीडियो में फुल डिटेल से पढ़ी है, हम फटाफट इसको रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने ये महान स्नानागार देखा था। ये इस तरफ देखो, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये इधर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, एक इधर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ये हमने देखे थे। फिर वहाँ की हमने नाली व्यवस्था देखी थी कि वहाँ की सड़कों की नाली कैसी थी। ऐसे उनके ईंटें बनाई गई थी, ऐसे उनके मतलब ईंटों की चिनाई ऐसे होती थी, ऐसे करके ये दीवार चिन रहा है, ऐसे उनकी ईंटों की वो लोग चुनाई करते थे। फिर हमने देखा कि उनके नाले और सड़क कैसे थे। तो उनकी सड़क व्यवस्था हमने देखी कि ऐसे ढकी हुई नालियाँ थी, जहाँ पर देखो ये पास में सड़क थी और ये यहाँ पर ढकी हुई नालियाँ थी। वहाँ से हमें एक कुआं भी प्राप्त हुआ था। ये कुआं है जो हमें वहाँ से कुआं देखने को मिला था। फिर हमने वहाँ देखा कि वहाँ के लोग मुहर भी लगाते थे, वहाँ के लोग लिपिक भी थे, पढ़े लिखे भी थे, तभी वो वहाँ पर मुहर्रे के ऊपर लेखन का कार्य भी करते थे। तो शायद वहाँ उस टाइम लिखाई का काम भी हुआ करता होगा। तो ये लिखाई का काम हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या नाम है, मन के बनाने के कारखाने देखे। वो लोथल में हमें मन के बनाने के कारखाने एक इमारत में मिला था। ये क्यों कहा कि हमने वहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पर कई मनके के टुकड़े मिले हैं, कई मनके मिले हैं, और उनके मन के बनाने के औजार हमें मिले हैं। तो ये सब कहाँ मिले हैं, लोथल के पास एक इमारत में हमें पाए गए हैं। तब हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वहाँ पर मन के बनाने का कारखाना स्थापित हुआ हो। फिर हमें वहाँ पर ये मूर्ति देखने को मिली है। ये मूर्ति देखकर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शायद शिल्पकार भी रहे हों। इतनी अच्छी मूर्ति बनाई, इसमें विशेष इसके हाथ, ये हाथ मिला है, सिर, आँखें वगैरह, दाढ़ी, सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है कि तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उस टाइम के लोग शायद शिल्पकार भी हुए होंगे। लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस टाइम केवल स्त्री करती थी या केवल पुरुष करते थे, या दोनों मिलकर भी शिल्पकार का कार्य किया करते थे। ये हमें स्पष्ट मालूम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम विशेष अंकित देखने को हमें नहीं मिला। ये वाली मनके हैं जिन्हें एक डोरी के अंदर पिरोया जाता था, मनके बनाने वाले। बहुमूल्य चीज़ों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग करते थे, जो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। फिर हमने देखा फेयास। फिर हमने फेयास देखा। जो फेयास क्या था, एक कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाता था। फेयास क्या था, एक कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाता था पत्थर से। इसके अंदर क्या मिलाया जाता था, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण के अंदर क्या मिलाते थे, गोंद मिलाते थे। उसको मिलाकर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इसका कलर कैसा होता था, नीला या हल्के समुद्री रंग के होते थे। और ये काम क्या आते थे, ये मनके, चूड़ियाँ और बाले, छोटे बर्तन इनसे बनाए जाते थे। फिर हमने देखा था कि कच्चे माल की आखिर इन लोगों ने खोज कैसे की।
कि इन लोगों ने जो कच्चा माल देखा उन लोगों को खोज कहाँ से हुई। तो हमने देखा मेहरानगढ़ में हमें कपास मिला था। तो 7000 साल पहले जब मेहरानगढ़ में कपास मिला, फिर उसकी कुताई बुनाई करके इन लोगों ने तैयार किया और तांबा, लोहा, चांदी, बहुमूल्य जैसी पदार्थों को ये दूर दूर से आयात भी करते थे। फिर हमने देखा कि एक हमें खिलौना भी प्राप्त हुआ जो हल के आकार का था। तो हम कह सकते हैं कि शायद वहाँ के लोग सामान को आयात निर्यात करने के लिए शायद बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे। वो लोग पशुपालन भी किया करते थे। तो यहाँ पर ये हमें खिलौना भी प्राप्त हुआ है। वहाँ का ये सिक्का थे जहाँ पर ऐसी मोहरें वहाँ पे दिखाई जाती थी। ये गुजरात का है जहाँ सूक्ष्म चित्रण गुजरात का किया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हमें मुहर्रें भी प्राप्त हुई हैं, ईरान के भी हमें प्राप्त हुई हैं। तो शायद यहाँ पर लोथल बंदरगाह रहा होगा। ये हमने अभी पढ़ा है। ये मुद्रा मोहर मुद्रांकन होता था, यानी मोहरबंदी आजकल जो हम बोलते हैं ना, इसको सील लगाते हैं इसके ऊपर, फिर बोलते हैं कि भाई इसे खोला नहीं गया, एकदम पैक है, ये वाली चीज़ें करते। तो ये क्या करते हैं, गीली मिट्टी से लगाकर उसके लगा दिया जाता था और उसके ऊपर मोहर लगा देते थे। अगर वो टूटी हुई होती तो वो यह अनुमान लगाते थे कि इसमें से सामान निकाला गया है। अगर वो टूटी हुई नहीं होती थी तो ये लोग जानते थे कि वो सामान सही है। और फिर हमने देखा मिस्र की सभ्यता थी। वहाँ पर लोग मिस्र की ये सभ्यता विकसित हुई थी। वहाँ रेगिस्तान था, पिरामिड आकार के इमारतें बनाई गई थी और सभी राजा के शवों को उस इमारतों के नीचे शवों को दफनाया जाता था और अपनी ज़रूरत के सामान्य की चीज़ों के साथ। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर 3 को 3 वीडियो में कंप्लीट किया है और इसका फास्ट से रिवीजन भी कर दिया है। अगर आपको अच्छे से डिटेल में देखना है तो आप पिछले वीडियो को फर्स्ट वीडियो से आराम से देखें, आराम से समझें। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो डाउट है वो हम आपको क्लियर करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।